आज भाई जो आपका क्वेश्चन है कि लोग बाग एक एजेंडा के तहत वर्क कर रहे हैं, सम टाइम जो है दे आर पेड वर्कर आल्सो, जी। और उनको उन्होंने बड़ा नाम हासिल कर लिया है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिवली देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो जी। व्यक्ति हित में या पार्टी हित में काम कर रहे हैं। जी। एंड चूंकि उनका एजेंडा लिमिटेड है, तो वो उस एजेंडा के बियॉन्ड अपने आप को एक्सपांड नहीं करना चाहते हैं। जी। क्राइम फ्री भारत मिशन ने अभी ऐप लॉन्च किया है। जी। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उसे ज्वाइन करिए, और अपने जो हमने प्लेज लिया है कि हम हर दिन अपने प्रभाव क्षेत्र के मात्र 10 लोगों को जोड़ेंगे, और ये क्रम हमें मात्र 9 दिन ही जारी रखना है। और जिनको हम जोड़ें वो ऐसे ऊर्जावान हों कि वो भी संकल्प लेके 9 दिन 10-10 लोगों को ही जोड़ना है, बस इतना ही करना है। यदि इतना हम कर लेते हैं तो सिराज भाई, मैं गारंटी लेता हूं कि इस देश में जो चीज भी आप चाह रहे हो वो सब जमीन पर उतरेगी। भारत का देश बदलेगा। जो गुलामों के लिए अंग्रेजों के बने हुए नियम कानून बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए हुए आपके ऊपर थोप दिए गए हैं, वो बदलेंगे। जो आपकी पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, जो कि एक साम्राज्यवादी लॉर्डशिप वाली व्यवस्था के ऊपर आपके ऊपर थोपी गई है, वो भी बदलेगी। और जो आपके ऊपर राजनीतिक सत्ता थोपी गई है, जो कि कदापि प्रजातांत्रिक नहीं है, जिसमें आपकी हैसियत मात्र एक वोट देने वाले गुलाम की है, और जिसको आप वोट दे रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये सब बदलाव स्थायी तौर पे तो 2024 के बाद संभव होंगे, जब आपको पार्लियामेंट में नियम कानून के तहत व्यवस्था बदल पाएंगे। लेकिन 10वें दिन से ही यदि हम सब लोग शिद्दत से इतना कर लें, सिर्फ 10 दिन के अंदर ही आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी की नहीं होगी, और आपके ऊपर गलत करने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। क्योंकि जब 100 करोड़ लोग थाली बजाकर दीपक जलाकर किसी मुद्दे पर बात करेंगे, तो इन राजनेताओं को और शासन को और साम्राज्य को उसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूँ। और मैं कुछ बोलूं? आप जोर से बोलिए। मैं कुछ बोलूं? बोलिए बोलिए। समाज में आप जैसे कितने लोग प्रयास कर रहे हैं, सब अपने अपने राग, अपनी अपनी डबली, अपने अपने प्लान, अपने अपने स्वार्थ, अपनी अपनी तरीके से चीजों को कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग किसी भी तरह से उन लोगों से प्रभावित नहीं होते हैं। अगर किसी तरह से प्रभावित होते हैं तो अन्ना हजारे जैसा एक चोर व्यक्ति समाज में माहौल पैदा करता है और बहुत बड़ा मेरे ख्याल से गांधी जी के हमें बाद किसी के सुनते प्रति, रहिए। जैसे मिनट हाँ? अनादर से, एक मिनट, मेरी एक प्रार्थना आपसे है, जी। किसी के प्रति जी। अनादर मत करिए। क्योंकि अनादर ये जो नहीं, मत आदर करिए, के मत कहिए, लायक भाग। नहीं है, नहीं सुन नहीं, लीजिए देखिए आपकी सर, अब व्यक्तिगत यही धारणा हो हमारा सकती है। आपका देखिए विवाद है। देखिए, नहीं तो हम ये कह व्यक्तिगत रहे हैं कि धारणा, देखिए, अच्छा इन हाँ। शब्दों का इस्तेमाल करने से आपके हाँ, इजहार में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो कहे नहीं। आप अपनी बात कहिए, लेकिन हाँ, किसी को चोर मत कहिए। अच्छा। अन्ना हजारे हाँ। को आप बहुत बड़ा आदमी मानते हैं। मैं महात्मा गांधी को कहता हूँ डफर था वो। अब आप क्या कहेंगे? अब आप क्या मैं ये कहेंगे? कह रहा हूं कि सर सर, जब उस यही तो चरित्र पे हमारा हम, विवाद है एक आपसे। एक मिनट, नहीं कोई हाँ, विवाद नहीं है, हम ये हाँ, कह रहे हैं जब हम हाँ, उस चरित्र के ऊपर हाँ, चर्चा कर रहे हों, हाँ, तब हम उसको विस्तार से बात करें। हाँ। लेकिन जब हम उस चरित्र पे बात नहीं कर रहे हैं तो इन क्यों? हम उनको जो है ना समाज में सम्माननीय गांधी जी कहें, सम्माननीय अन्ना हजारे नहीं, कहें, तो क्या क्यों बुराई है? सम्मानीय है ही नहीं जो, तो उसको सम्मान दे के ही तो समाज में जो है दुराव पैदा होता है। कल को तो आप गलत काम आप ये करेंगे तो कह आपको दीजिए क्या कि कुछ हम, मत आ जाए? नहीं नहीं, हाँ। आप उनके लिए देखिए, जब तक आप, नहीं, जब किसके लिए क्या कहना है? भगत मे, सिंह को मे, तो मेरी आप एक उसके रास्ते पे चला नहीं सकते गांधी के। मेरी एक प्रार्थना सुनो हाँ, सराज भाई। जी। हम ये कह रहे हैं कि जब हम इस विश्लेषण को बिना यूज किए, हाँ, यदि हमारा मकसद पूरा हो सकता है, किसके ऊपर और जूता यदि हम, चलाना है आप ही कहते हो। मैं आपको आदर्श मानता हूँ इस मामले में। हाँ हाँ, जिसके ऊपर जूता उतारना है, जो आदमी बातों की
भाषा नहीं समझता, नहीं, लेकिन उसके लाते और घूसे जरूरी हैं। सुन लीजिए। नहीं, एक सेकंड मैं देखिए, मैं आप अपनी एक कहोगे, सेकंड, मेरी नहीं सुनोगे, क्या फायदा फिर? नहीं, मेरी फिर क्या मेरी फायदा? मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जब हम किसी चरित्र विशेष पर बात हाँ, करेंगे हाँ। तो आप जो कहना हो कहिए। जब हम उस मैं चरित्र पे बात नहीं कर रहे हैं तो व्यवस्था विशेष देखिए पे बात कर रहे हैं, उसमें जो जो चरित्र आएंगे उनको कहा जाएगा। जो जो चरित्र आएंगे उनको कहा जाएगा। नहीं, अब इस वक्त देश में मेरे ख्याल प्रधानमंत्री कौन है? अर्ध हो गई। देश में प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर हम कोई बात करेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का बखान करना होगा तो मैं बखान करूंगा, और उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की आलोचना करना होगा तो आलोचना करूंगा। बिना सब्जेक्ट के कोई बात ही नहीं हो सकती। नहीं, हम बिना गाली दिए भी उनकी आलोचना कर सकते हैं। मैं तो रोज आलोचना करता हूँ। दीजिए, आप आदर्शवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप संस्कार की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़ा संस्कारवान संस्थान तो कोई नहीं है, तो उसके लोग जो है नकारा और न कमीने और वो क्यों निकल रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए। अब आप इसी पे डिबेट कीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो भगवान श्री राम और कृष्ण के जो आदर्शों पे चलने की बात करता है, तो क्या बात ही करना सिर्फ है कि उसको चरितार्थ करना है? तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग क्यों पैदा होते हैं? बीजेपी और आरएसएस उनको पैसे दे के जो है क्यों अनाप शनाप माहौल खराब करती है? इसका जवाब दे दीजिए। आप डिबेट कीजिए हमसे। हाँ, चलिए, मैं आपकी बात मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हाँ। देखिए, भारत में हर कॉमोडिटी बिकाऊ है। आपको जो है अपनी कीमत खुद लगाना है, राइट? तो हम बिकाऊ नहीं है, हम बिकाऊ नहीं है। हाँ, तो आप हमसे खरीद के दिखाइए, हम बिकाऊ नहीं है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मेरा मित्र रहा है, अब वो गलत रास्ते पे चला गया तो हम उसको मित्र होने के नाते छोड़ देंगे? गलत रास्ते पे नहीं है, लिमिटेड रास्ते पे है। देखिए, गलत और लिमिटेड में, देखिए गलत का मतलब आप पैरवी कर रहे हैं। आप इस पे डिबेट कर लीजिए, आप कर लीजिए कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सही है कि गलत है, इस पे आप हमसे डिबेट कर लीजिए। चलिए, मैं आपसे डिबेट करता हूँ। मैं आपसे डिबेट करता हूँ। कहाँ से सही है? जवाब दीजिए। पहला सवाल, मैं ये कह रहा हूँ, कुलश्रेष्ठ है। चलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं उनको सर, आप मुद्दे को, हम कह रहे हैं अच्छा कौन सा सही मुद्दा वो उठा रहा है उस पर बात कीजिए। चलिए, डिबेट कर लीजिए, आइए। अच्छा, आपको कौन सा मुद्दा गलत लग रहा है वो बताइए, हम उस पर चर्चा करें। उसका हर मुद्दा समाज में नफरत पैदा करना, एक खास धर्म और जाति को जो है नंगा करना और उसकी नकारात्मकता को उभारना, ना कि सकारात्मक बात करना, ये है। इसका आपका आंसर दे दिया मैंने। अब आप कोई एक मुद्दा उठा लीजिए, उसका कोई एक मुद्दा, उस पर हमसे डिबेट कर लीजिए। आपने जो अपनी बात कही है उसमें जो सबसे खराब उदाहरण है उसको आप एक बताइए कि साहब देखिए, ये जो कहा गया है ये गलत कहा गया है। एक पर्टिकुलर बात कहिए आप। लीजिए, एग्जाम्पल सुनिए। हाँ। उसने ये कहा कि इस देश में मुसलमान 25 करोड़ हैं, ये नाजायज औलादे। सुनते रहिएगा। हाँ हाँ। हम कह रहे हैं कि 25 करोड़ में से 24 करोड़ 9,09,99 उसके हिसाब से कीड़े होंगे। हम नहीं है, हम उससे बड़े देशभक्त हैं। वो कमीना आदमी है, वो एक तरफा बातें। सुन लीजिए, हद हो गई यार। आप बात ही नहीं सुनने की सबर रखते हैं, यही तो मैं जो आपके आंकड़ों को कुछ दुरुस्त करना चाह रहा था। क्या आंकड़ों को दुरुस्त करना? आंकड़े की बाजीगारी ये सब गधे लोग करते हैं। मैं फैक्ट की बात करता हूँ। मैं फैक्ट की बात ही कह रहा हूँ। अरे अच्छा, चलिए मान लीजिए उसने मुसलमानों को गलत कहा, इस पे आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं भी कीड़े मकोड़े मत कहिए ना, मतलब मुझे आपत्ति है उस पर। उसने कहा है ना, उसने कहा है, आप सुनिएगा वीडियो उसके। कीड़ो मकीड़ो कहा है, कीड़ो मकीड़ो क्यों कहेगा? अरे भाई, सुनने की जो क्षमता रखो ना, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। अच्छा बताइए। हाँ, तो अगर उसने ये शब्दों का इस्तेमाल किया तो उसको भी थोड़ा आरएसएस और आप जैसे लोग संस्कार दे दें। हमें संस्कार दे रहे हैं आप, उसको भी दे दीजिए। अच्छा, उस गधे को गधा कहूंगा कि संस्कार। और जो आदमी, सुन लीजिए बड़े भाई, जो आदमी किसी का फोन उठा नहीं सकता, हाँ हाँ, वो विद्वान भी नहीं हो सकता, वो गधा है मेरे हिसाब से। आप उठाते हो मेरा फोन, हमारा आपका विवाद होता है, बात तो करते हैं। आपको जो मेरी बात बुरी लगती है आप कहते हो ये बुरी है, इसको ऐसे कर लो। हमें जो सही नहीं होता मैं कहता हूँ सहमत नहीं हूँ, जिसपे सहमत होता हूँ कहता हूँ सहमत हूँ। यही तो शास्त्रार्थ है हिंदू धर्म में जो दिखाते हैं। आप हिंदू धर्म पे बात करो हमसे। आप अपने धर्म को संभाल नहीं पा रहे हो, आप दूसरे धर्म पे क्वेश्चन उठा रहे हो। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का तरीका सही। आप ये कहो कि भगवान श्री राम का बताया हुआ रास्ता सर्वोत्तम है,
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा वो सर्वोत्तम है। हमारे देश के हिंदुओं को ऐसा करना चाहिए, हमारे देश के लोगों को ऐसा करना चाहिए, तब तक तो ठीक है। तुम दूसरे को गाली दे रहे हो। मैंने अपने वीडियो में कहा कि जो नुपुर शर्मा ने कहा कोई मुसलमान कहेगा? सुनिए, मैंने कहा जो नुपुर शर्मा ने कहा वो अपनी जगह उसने सही कहा। बिल्कुल तो ठीक सुप्रीम बात कोर्ट है। को लतियाता हूँ। आप क्या कहते हो? पुष्पेंद्र कुलशेखर क्या बेचता है? मैं अन्ना हजारे का, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सीधे आलोचना करके नकारात्मक वीडियो डालता हूँ। हमसे बड़ा बोर्ड कोई? हमें बुलाए रमन्ना साहब, मैं बताऊंगा कि कानून व्यवस्था कैसे चलना चाहिए और तुम कैसे चला रहे हो। मेरे पास प्लान है पूरा, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। अब इसने एक बात कह दी, अगर ये कहे कि राम जी का बताया हुआ रास्ता ये है, इस पे चलना चाहिए और हिंदू एकजुट हो जाओ, जो आतताई आतंकवादी प्रवृत्ति के मुसलमान हैं उनको सबक सिखाओ, बिल्कुल सही बात है। आप एक डंडे से सबको कह रहे हो, मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, ये मुझे अच्छी बात मुझे है। मुझे आपत्ति है। मुझे क्या आपत्ति? धर्मगत क्या? बात आप क्यों कर रहे हैं? हम ये कह मैं रहे नहीं हैं, कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहे कर आप रहा हूँ। हिंदू हो चाहे मुसलमान अरे, हो, यदि वो फिर आप- गलत बात कहता है, यदि वो आर्टिकल 25 की मुखाफलत अरे करता है, आर्टिकल गया भाड़ में सर, आर्टिकल कोई चल रहा है हिंदुस्तान में, कोई कानून चल रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिसकी लाठी उसकी देखो, भैंस चल रही है। आप क्या बात कर रहे हो? अभी हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा इसलिए नहीं दर्ज हुआ, सुन लीजिए, हाँ। टेप करिए। हाँ। हमारे ऊपर देशद्रोह का हाँ। मुकदमा इसलिए नहीं दर्ज हुआ, ना दर्ज हो सकता है, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम, वीडियो, पेपर और अब तक का 30 साल का पत्रकारीय इतिहास है जिसको कहेंगे, उसमें एक पॉइंट भी दाग नहीं है। मैंने कभी ब्लैकमेलिंग किसी को नहीं की, किसी को जो है मैंने फेवर नहीं किया, चाहे मनमोहन प्रधानमंत्री हो चाहे नरेंद्र मोदी। जिसकी जैसी बात भगवान नारद मुनि की तरह उसको एज इट इज कह दिया, नमक मिर्चा नहीं लगाया, जो पत्रकारिता का मेन सिद्धांत है। इसलिए मैं चाहे रवीश कुमार हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे अर्णव गोस्वामी हो, चाहे बरखा दत्त हो, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, चाहे जो बड़ा पत्रकार हो, तथाकथित रजत शर्मा हो, मैं उनको पत्रकार नहीं मानता। मैं उनसे डिबेट करने को तैयार है, हमें कोई झेल ही नहीं पाता है। हमें तो जो है मैथिली शरण गुप्त साहब जैसे एक दो लोग हैं जो झेल पाते हैं थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत, पूरा नहीं झेल सकते। और मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूं, आप सुबह से लेके 10 बजे तक राउंड द क्लॉक देश की सारी समस्याएं, जो 10 पॉइंट आपने बताए हैं, हमसे आप बात करो। 17 पॉइंट, हाँ 1700 पॉइंट पे आप हमसे डिबेट करो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप टेप करो और उस डिबेट में आप पूरी लॉ एंड ऑर्डर से लेके पुलिस व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, छात्रों का जीवन, महिलाओं का सम्मान, अपराधीकरण, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गुरु भारत कैसे बने, आप किसी पे हमसे आप बात करो। मैं कोई एरोगेंट नहीं हूँ। मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने जो 30 साल धक्के खा के जमीनी स्तर पर महसूस करके ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान और किताबी ज्ञान में क्या फर्क है। आंकड़ों की बाजीगरी में, आंकड़ों की बाजीगरी तो मनमोहन सिंह से ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो मनमोहन सिंह क्या देश को ऊपर ले जा सके? महात्मा गांधी अहिंसा अहिंसा के चक्कर में देश के 2 टुकड़े कर दिए, तो मैं महात्मा गांधी की आलोचना करूंगा, तब आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि महात्मा गांधी आपकी विचारधारा से अलग है। अगर हम पुष्पेंद्र कुलशेखर को गाली देते हैं या आलोचनात्मक बात करते हैं तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि वो आपके खेमे में बैठे हुए हैं। व्यवस्था कैसे आप बदलोगे जब आपकी ये मानसिकता या ये सोच रखोगे? हम तो कहते हैं कि अगर आपने मुझ पर आरोप लगा दिया, लेकिन इस आरोप का कोई आधार नहीं। मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। हाँ। आपको मैं जो सवाल कर रहा हूँ, अफजल गुरु हो मेरे हिसाब से वो गलत है, कसाब है मेरे हिसाब से वो गलत है। जो मुस्लिम संगठन के लोग या मुस्लिम लोग गलत काम कर रहे हैं वो मेरे लिए एकदम गलत है, नकारा है, वो मेरे आदर्श नहीं हो सकते। लेकिन उसी तरह से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग मेरे आदर्श नहीं हो सकते। इसको कहने में क्या प्रॉब्लम है? और सुनिए, जो बात मैं कह रहा था कि हमारे ऊपर, आप मेरी तो आदर्श और आइकॉन चुनने का हर व्यक्ति को अपना हक है। अरे आइकॉन, आपका आदर्श कौन होगा ये तो आप ही तय करेंगे ना, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। तो फिर हाँ, तो आइकॉन हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे लिए आइकॉन जो है महात्मा गांधी भी नहीं है। आइकॉन बनाना होगा तो भगवान श्री राम कृष्ण और मोहम्मद साहब को बनाएंगे, इन बच्चों को क्यों बनाएंगे? इसका जवाब दे दीजिए आप। हमारा आइकॉन नहीं, मैं सहमत हूँ, जवाब का कोई सवाल ही नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जहाँ आप ठीक कह रहे हैं, कृष्ण है, मेरे आइकॉन जो है भगवान कृष्ण है, राम भी नहीं है।
हाँ, हाँ। भगवान कृष्ण इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण ने प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं हाँ, हाँ, कि तू चिंता ना कर, हाँ, जो तुझे सही लगे सत्य हाँ। का साथ दे और युद्ध कर। बिल्कुल ठीक एकदम बात सही है, है। बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल। उनका, लेकिन हम आधा, क्या कहते हैं, आधा स्वीकार नहीं करते हैं कोई चीज, पुष्पेंद्र कुलशेठ जैसों की तरह, कि जहां पे भगवान कृष्ण की नीति आती हो वहां भगवान कृष्ण की लगा दो, जहां मोहन भागवत की आती हो वहां मोहन भागवत की लगा दो। ये नहीं चलेगा। दो अपन एक मान लो पहले, या भगवान भोले शंकर को मान लो जो सर्वोपरि है, को मान लो, आनंद है जो सनातन धर्म को मान लो। अबे दोगले पने की बातें क्यों कर रहे हो? सनातन क्या कहता है? देखिए सनातन देखिए, कहता है कि हाँ मैं जो आपकी बात है उससे पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जी, हम इस डिबेट में अपना समय खराब ना करें। आप हम जितना हाँ, काम कर रहे हैं मान्यवर वही खराब हो रहा है। कहिए क्यों, फिर जवाब सुनिए। नहीं नहीं नहीं, आप अभी जो अभी काम अभी मुझे इस अब बात को दो थोड़ा इलाबोरेट कर लेने दीजिए। मैं ये कर कह रहा, लीजिए, करिए। मैं ये सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि हम जो चाहते हैं उसको लचर व्यवस्था के तहत करने की बजाय, उसे वाद विवाद बनाने की बजाय, उसे पार्लियामेंट के तहत लॉ में इनेक्ट करिए। और मशीनरी जो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि बिना थाने जाए संज्ञान हो 10 दिन क्राइम में। फ्री भारत जो कह रहा है हाँ, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए वो उस रास्ते पे नहीं चल रहा है। सीधे वो सुनिए, वो काउंटर कर रहा हूँ। 200% चल रहा है। वो हाँ, जो एनर्जी का भैया आप, मॉडल, एनर्जी हाँ, का जो मॉडल है वो 200% रास्ता है, वो अकेला ही ये रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, तो जब आपने ये सोच लिया तो उस अकेले रास्ते पे आपके साथ जो लोग हैं वो बहुत ज्ञानी और समझदार है। अच्छी नहीं नहीं, बात है, आप ज्ञानी उनको वाली लीजिए, बात नहीं मेरी है। देखिए शुभकामनाएं देखिए हैं। देखिए देखिए हाँ, सिराज भाई, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसमें जो लोग नहीं हैं, हम्म, जो व्यक्ति भी जो भी काम कर रहा है वो काम करता रहे, उसमें बदलाव की, उनको उसको बदलने की क्राइम फ्री भारत की ना तो कोई प्लानिंग है ना ही कोई सोच है। राइट, नंबर वन। हमारा मानना ये है कि हर व्यक्ति अपना जो भी सोच रहा है वो करता रहे, अपने अपने हिसाब से। जो लोग जितना अच्छा कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो करें, व्यवसाय कर सकते हैं वो करें। हमारा सिंपली ये कहना है कि आप एनर्जी लेवल पे हमसे अकेले जुड़ जाइए, हम संयुक्त ऊर्जा से वो बदलाव ले आएंगे जो जवाहरलाल नेहरू ने दुष्टतापूर्वक आपके लिए, आपके ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून थोपे हैं और इन 75 सालों में उनमें बदलाव करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, बल्कि जो है कुछ कमेटी और कमीशन बनाए गए, उनके सुझावों को जो है वो डस्ट लेने के लिए पढ़ा छोड़ दिया, और वो उनको करने की कोई नियत नहीं है। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए ये गुलामों के जो नियम हैं, ये इन काले अंग्रेजों को बहुत रास आ रहे हैं। तो आज जो है ये आपको फालतू की चीजों में घुमाएंगे, ये आपको गरीबी की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, स्कैम करेंगे, करप्शन करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि आप गुलाम हैं। उस गुलामियत से वो करने की, निजात दिलाने के लिए हमें अंग्रेजों के गुलामों के लिए बनाए गए नियम कानूनों में वो सब परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि आजाद भारत के आजाद जो है ना सिटीजन को एक संकुल माहौल मिले। उन अंग्रेजों ने जो लॉर्डशिप की व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी थी उसे हमें बदलना चाहिए। हमें ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल व्यवस्था चाहिए। इवन जुडिशरी जो न्याय दे रही है, इट इज हिज फंक्शनल ड्यूटी, दे आर नॉट द लॉर्ड। और मेरा तो यहां तक मानना है कि यदि कोई जज जो है तथ्यों को नजरअंदाज करके गलत डिसीजन देता है तो ही शुड बी मेड टू डिफेंड हिज डिसीजन, एंड इफ ही कुड नॉट डिफेंड हिज डिसीजन देन ही हैज टू पे कंपनसेशन, क्योंकि उसने अपना फंक्शन को ठीक ढंग से इम्पार्ट नहीं किया है। अभी वो जज लॉर्ड बन गया है, आप उसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते हो। तो ये स्थिति जो है एक गुलाम देश के लिए तो ठीक है, ये स्थिति एक स्वतंत्र देश के लिए ठीक नहीं है। चाहे पुलिस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे जुडिशरी हो, दे आर हैविंग द फंक्शनल ड्यूटी। यदि वो तथ्यों को नजरअंदाज करके अपनी फंक्शनल ड्यूटी को ठीक ढंग से नजरअंदाज नहीं करते हैं, वो उन्हें संपादित नहीं करते हैं, तो मेरा ऐसा जोर से मानना है कि उन्हें जो है कंपनसेशन देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। और यदि बहुत बड़ा कुकृत्य है और कई बार कर दिया है तो उन्हें नौकरी से बाहर करने की व्यवस्था भी हमें नियम कानून और व्यवस्था में करना चाहिए। और ऐसा ही हमारा मानना है कि पार्टी तंत्र ने इस देश में जो है प्रजातंत्र की हत्या की है, लिहाजा हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए,
जिसकी संकल्पना क्राइम फ्री भारत मिशन ने की है, और कैसे वो हाजिर किया जाएगा उसकी भी पूरा मॉडल बना के पेश किया है। आप यदि चाहें तो बहुत सारे वीडियोज हमारे में अवेलेबल हैं जिनको आप सुन सकते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ की जो है एनर्जी बना के, चाहे समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हों, हम तो कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपनी पार्टी का काम करते रहें, एनर्जी लेवल पे हमसे जुड़ जाएं। क्यों जुड़ेंगे? इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि हम उन्हें वो भारत देंगे जो भारत उनको नहीं मिलेगा। तो वो इसलिए एक जस्ट मिनट, पार्टी में ऐसी तैसी क्यों करा रहे हैं फिर? हाँ तो करा रहे हैं ना। आप ये बताइए, हर पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन अपने खुद के कार्यकर्ताओं का कर रहा है। उनको वर्षों से मिसयूज कर रहा है, टिकट उनको नहीं देता है, टिकट जो है ना देता है। पार्टी क्यों नहीं बना लेते हैं? आप पार्टी बना के जो उनका जवाब दीजिए। तो आगे चल के हमारी पार्टी बनेगी ही बने। देखिए हमने अपना पूरा स्पष्ट कहा है कि आगे चल के क्राइम फ्री भारत मिशन को एक पार्टी के रूप में अवतरित होना होगा। आप वही अन्ना हजारे वाले रास्ते पे चल रहे हैं? नॉट एट ऑल। यहाँ पे तो आप पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर नहीं, बनाएंगे, लोगों को पार्टी बनाएंगे और अपनी सत्ता चलाएंगे। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी उस सबको हमको कर दें तो उन्हें 303 की जगह 545 जो है ना सीट दिलाएंगे। हमारी कोई वो नहीं है, इसलिए अभी तक बनाई भी नहीं है पॉलिटिकल पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ यदि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा तो क्राइम फ्री भारत मिशन उससे भी जो है ना कोताही नहीं करेगा। मतलब जो है दैट विल नॉट बी ए फाउंडेशन, दैट इज नॉट द प्रायोरिटी। यदि प्रायोरिटी होती तो अब तक बना लेते। नहीं, आपको बनाना चाहिए। अब आप मेरी बात बताएं, आप सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि हम आई एम नॉट जो है सेइंग कि नहीं बनाएंगे, बट हम ये कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम नाम के तहत जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं पहले उनको कहेंगे, उनको व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। नहीं सुधरेंगे, नहीं तो भी करेंगे। नहीं हम आपकी बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हिसाब से तो सुन लीजिए। 8 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको सबसे पहले जो है बंद हो गया, खत्म हो गया होगा। पूरा चेक करो, बंद हो गया। हाँ 1 मिनट। हाँ तो नहीं, आपकी बात मैं पूरी तरह से मान रहा हूं, लेकिन हमें 3 स्टेजेस में बढ़ना है। पहली स्टेज में हम अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे, दूसरी स्टेज में हम व्यवस्था करने की बात करेंगे, और तीसरी स्टेज जो कि 2024 में आएगी जिसमें उनको पराजित करेंगे। आप उस व्यवस्था में चल रहे हैं जैसे जस्ट लाइक आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी संस्थान या किसी उसके आप पिछलग्गू बन के जो है काम करना चाहते हैं। हमें तो ये लगता है। तो वहां से ले लो। हाँ। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको बदलने के लिए नहीं कह रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपको जो कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे समाज सेवा कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं करते रहिए, केवल एनर्जी लेवल पे जुड़िए, जिससे यदि आप ये भारत चाहते हैं जो भारत हम कह रहे हैं, क्योंकि ये भारत तो उतरेगा पार्लियामेंट के रास्ते से। तो चाहे आज के सर, अच्छा यहीं पे इंटरप्ट करके एक सवाल कर रहे हैं जी। अब आज आपने फोन किया तो आप पूरा टाइम निकाल लीजिए, हमारे जो कार्यक्रम है वो सब मैं रद्द कर रहा हूँ। अब आप हमें ये बता दीजिए कि आपने क्या जो है 17 पॉइंट बनाए। सुन लीजिए एक एक करके आपने बनाए, तो जाहिर सी बात है आपको सब याद होगा। हाँ पक्का याद है। एक एक पॉइंट पे हमसे आप डिस्कस कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो हम एक सेशन में एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, जिससे कि जो है वो छोटा रहे। हमारी 2 घंटे की बहस कौन सुनना चाहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो है वो बात पब्लिक तक पहुंचे, पब्लिक उसे समझे। 2 घंटे नहीं, आप 10 घंटे हमसे बात कर लीजिए। नहीं, लेकिन हम 10 घंटे, हम तो आपसे 15 घंटे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बात हम जो है ना 30 सेशन में करेंगे ना। तो 30 में कर लीजिएगा ना, मैं आपको 30 सेशन का मटेरियल दे रहा हूँ आज ही। हाँ आप भेज दीजिए, हम आपसे बात करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और यदि आपको हमारे पॉइंट चाहिए तो जो है हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पॉइंट चाहिए नहीं, हम पॉइंट से जो है उसका मैं पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ। आप 200% करिए, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप हमारा भला कर रहे हैं। तो क्योंकि जहाँ पर भी हमको कुछ कमी वैसी आप जो है इंगित कर पाएंगे
हाँ। हमारी जो है, आई एम नॉट मैरिड टू दैट कॉन्सेप्ट, आई एम मैरिड टू द इम्प्रूविंग कंट्री। शुरू तो कीजिए, हाँ, शुरू हाँ? कीजिए, आप शुरू कीजिए, मैं बताता पहला हूँ। पहला है कि प्रजातंत्र ने, पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या की है, लिहाजा हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए। कैसे पहला करेंगे? पॉइंट है, हैं? अब चलिए इसी को करते हैं, हाँ। कैसे करेंगे? बड़ा आसान काम है। पार्टी जो है शब्द का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। पार्टी का जो उल्लेख पहली बार जो आया है वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में आया है, उसमें संशोधन करके कर देंगे कि तो वो संशोधन कैसे होगा? फिर सवाल पे सवाल लीजिए, इसी हाँ प्रॉब्लम हाँ को हाँ, सॉल्व वो करते हैं संशोधन आप, बड़ा कैसे आसान होगा? है। पॉलिटिकल पार्टियां रहेंगी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टियां जो है उम्मीदवार खड़ी नहीं करेंगी, वो जस्ट लाइक एनजीओ होंगी जो एक विचारधारा की बात करेंगे, लोगों को डेवलप करेंगे, और वो लोग जो है फिर जो है वो खड़े होंगे, लेकिन दे विल नॉट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी। तो जैसे ही चुनाव होगा ये पॉलिटिकल पार्टी डोरमेंट हो जाएंगे, यह किसी का भी प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्हें जो भी कार्रवाई करना है वो चुनाव के पहले करना है, राइट? तो पार्टी विहीन प्रजातंत्र इस तरीके से होगा, बिकॉज कोई पार्टी आपको नहीं सर करेगा मैथिली शरण गुप्त करेंगे ना। कैसे करेंगे उस पे ही बात जो ये जो एनर्जी मॉडल है उसके तहत पार्लियामेंट में पहुंचकर उसके पार्लियामेंट में कैसे पहुंचेंगे? एनर्जी मॉडल मान लीजिए 545 एमपी की एनर्जी आपने जनरेट कर दी। नहीं, ये नहीं है। एनर्जी मॉडल ये है कि भारत के हर नागरिक के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों को जोड़ना है एनर्जी लेवल पर। वो अपना जो भी काम कर रहा है वही करता रहे। यहीं पे काउंटर मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, मैं बीजेपी में सदस्य हूँ, एनर्जी लेवल पे आपसे जुड़ गया, सवाल कर रहा हूँ, जवाब देते जाइएगा। हाँ। एनर्जी लेवल पे आपसे जुड़ गया, लेकिन जब चुनाव हुआ तो हमने बीजेपी के खड़े हुए कैंडिडेट को वोट दे दिया, तो आपकी एनर्जी का क्या होगा? इसका जवाब दे दीजिए। हमारा मानना ये है कि यदि हम एनर्जी लेवल पे जुड़े हुए हैं और संकल्प के साथ आप यदि वो बोर्ड जो है क्राइम फ्री भारत के चुने हुए ऊर्जा केंद्र को नहीं देते हैं तो ये एक बेईमानी टाइप की कहलाएगी। तो नंबर वन। एक मिनट आगे चलने दीजिए ना। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि चूंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी आपको टिकट ऑफर करती है तो आप पार्टी के टिकट पे खड़े हो सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे इसमें है। आप क्या दे रहे हैं जो कोई आपको जो है एनर्जी भी देगा अपनी और अपना वोट भी देगा? इसका जवाब दे दीजिए। मैं उनको बदले हुए भारत को दे रहा हूँ, मैं उनको जो है ना आजादी दे रहा हूँ, मैं जो है ना उनको व्यवस्था, मैं उनको व्यवस्था दे रहा हूँ जहाँ बिना थाने जाए जो है ना FIR दर्ज होगी, मैं उनको व्यवस्था दे रहा हूँ कि 7 दिन में चालान होगा, मैं उनको व्यवस्था दे रहा हूँ कि 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए कोर्ट ट्रायल पूरा होगा। मान्यवर, आप कैसे दे रहे हैं? आप कौन है जो दे रहे हैं? कैसे दे देंगे आप? बीजेपी का आदमी जीत के आ जाएगा, वो आपकी क्यों सुनेगा? अभी भी तो अलग अलग पार्टी के सांसद हैं। यदि आप ये व्यवस्था चाहते हैं तो फिर आप बीजेपी के व्यक्ति को क्यों वोट देना चाहते हैं? नहीं तो आपके पास आधी एनर्जी लेके आदमी करेगा क्या? जो आप करें, जो कर रहा है वही करता रहे और मेरा एनर्जी भाई हम उसके व्यवसाय को थोड़ी छोड़ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि उसे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी उसका हित थाम रही है और उसको टिकट दे रही है तो उनके टिकट पे भी खड़े हो जाएं वो, राइट? हाँ, लेकिन काम आपका करें। नहीं, हमारा काम क्या कर रहे हैं? हम तो आपसे कह रहे हैं कि एनर्जी लेवल पे जुड़ जाओ। आप अपना काम कर रहे हैं, जुड़ के आप एक व्यवस्था के लिए देखिए, यू आर क्रिएटिंग ए कॉम्पिटिशन। यदि एक पावरफुल जो है ना व्यवस्था होगी जो इनको नतमस्तक कराने की स्थिति में रखेगी, तो यदि आपको लगता है कि वो इतनी बड़ी ताकत बन गई है कि बिना चुनाव प्रचार के आपको जिता देगी तो मेरी तरफ आ जाना, नहीं तो तुमको लग रहा है चुनाव में वहां चले जाइए। लेकिन बिना चुनाव प्रचार के, सुन लीजिए मान्यवर, बिना चुनाव प्रचार के तो आजकल एक ही पार्टी सत्ता में आ रही है और गधे घोड़ों को जो दूसरी पार्टी के हैं उनको अपने पास ला के मंत्री, सांसद, MLA बना रही है। उस महान पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछले 8 साल में 2600 कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और विधायक, MP और मंत्री बन चुके हैं। सुनते रहिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी इतनी मजबूत पार्टी देश में है तो कोई आदमी मैथिली शरण गुप्त के साथ क्यों आएगा? क्योंकि ये बात जो है ये नहीं कह रही है, क्या भाजपा कह रही है कि हम आपको जो है गुलामी की आजादी से दूर कराएंगे? कह नहीं रही है, वो तो आजादी से कर रही है मुक्त। जो आदमी को कांग्रेस में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, भाजपा उसको मंत्री, सांसद बना रही है। नहीं तो उससे जो ना क्या कर रहे हैं? देखिए, मैथिली शरण गुप्त जब करेंगे, जब करने की स्थिति में आएंगे,
अभी तक तो प्रयास कर रहे हैं, आपको जोड़ने की बात कर रहे हैं, आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, आपका हाथ से सिर मार रहे हैं, अभी मेथड को तय कर रहे हैं। नहीं, हमारे से सिर तो मारना बहुत असंभव काम है, और आप नहीं, कोई असंभव नहीं है, सब संभव है। तो आप क्यों भागते क्यों हैं? मैं तो कह रहा हूँ आज 30 घंटे का वीडियो बना लेते हैं। 30 घंटे का क्यों बनाया जाए, आराम से बनाया जाए, जिससे कि आप में भी एनर्जी रहे और हम में भी एनर्जी रहे। एनर्जी भगवान ने बहुत दी है। चलिए, तो भी आप ये बताइए, पार्टी मुक्त प्रजातंत्र के बारे में आपको कोई पॉइंट रखना है, कोई चीज पूछना है? पार्टी मुक्त प्रजातंत्र कैसे करूंगा ये आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, तो हम बता रहे हैं एनर्जी मॉडल के माध्यम से करेंगे। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम? आप जो कहेंगे तो हम कह रहे हैं ना, एनर्जी मॉडल पे आधार पे करेंगे ना। जब हमारे साथ 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे, जो थाली बजाएंगे, ना तो नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो ये आपका मानना है कि नहीं होगा? हमारा मानना है, तभी तो हम लगे हुए हैं इस एनर्जी से। तो आपका देखिए, हम आपके मानने से तो नहीं चलेंगे ना, आपके मानने से नहीं चलेंगे। नहीं चलूंगा, मैं भी आपके मानने नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से होगा। और नौमन तेल और सौमन तेल, अरे बेटे पानी खत्म हो गया, अगर चला दो उसको। तो नौमन तेल और सौमन तेल की बात नहीं है, ठीक है ना। मेरा ये कहना है कि जब भी कभी नए ऑप्शंस क्रिएट की हुए हैं, वो ऐसे ही क्रिएट हुए हैं। जब किसी ने उसे कंसीव किया तो किसी ने नहीं माना कि नौमन तेल होगा, राइट। यदि आपके यहाँ टेलीविजन आया तो किसने सोचा था कि नौमन तेल होगा? आपका सैटेलाइट गया तो किसने सोचा था कि नौमन तेल होगा? तो किसी एक साइंटिस्ट है, हाँ, वो जो रास्ता आप अपना रहे हो, वो उस रास्ता के अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नहीं बदल सकते हैं। हमें कह रहे हैं सही नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ जो तरीका, मैं गलती क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, जो तरीका मैं आपको सुझाना चाह रहा हूँ, राष्ट्र हित में, जनहित में और क्राइम भारत के हित में, समझ रहे हैं? क्राइम भारत के हित में इसलिए मैं शब्द कह रहा हूँ कि क्राइम भारत को, क्राइम फ्री भारत को सबसे ज्यादा चिंता है कि देश सुधरे। इसलिए जब क्राइम फ्री भारत मजबूत होगा, तब लोग मजबूत होंगे, लोग मजबूत होंगे तो जागरूकता आएगी तो देश सुधरेगा। मैं समझ चुका हूँ आपका सारा कंसेप्ट, लेकिन उस कंसेप्ट को क्रियान्वित करने में कुछ खामियां हैं मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से आप 1 2 3 कहिए, हम उसको यदि खामी है तो दूर करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ कि पहली चीज, आप जो है दिमाग में ये बात मेरे हिसाब से निकाल दीजिए कि कोई आदमी जो व्यापार कर रहा है, जो पार्टी में है, जो जिस एनर्जी में है, वो करता रहे और आपके साथ एडहॉक बेस पे जुड़ जाए। ये कंसेप्ट गलत है। मैं तो कह रहा हूँ एनर्जी लेवल पे जुड़े वो, और यदि वो जो है नहीं, यदि वो उसको छोड़ के जुड़ना चाहता है तो उसका विवेक है। भैया हमें हम फोर्स नहीं करना चाहते हैं। सर सुन लीजिए, हमें आधी अधूरी एनर्जी नहीं चाहिए है, क्योंकि जो बीड़ा आप उठा रहे हैं, हमें तो लोगों की जनसंख्या चाहिए। हमें तो लोगों का जो है, देखिए नहीं कोई फर्क नहीं है। देखिए बात वो नहीं है, बात ये है कि जैसे मान लो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं गरीबों को खाना खिलाऊं, किसी को लग रहा है कि मैं अस्पताल जाऊं, तो मैं क्यों कहूं कि वो ये ना करें जो कुछ कर रहे हैं। यदि किसी को जो कुछ, गरीबों को खाना खिलाना, सुन लीजिए, और अस्पताल जाना, ये समाज सेवा है, सकारात्मक चीज है। पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना, अरे देखिए एमएलए और मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, यदि उन्हें अच्छा लगता है तो जुड़े, वो वेलकम हैं। यदि वो ना जुड़ना चाहें तो जहां जाना हो वहां जाएं, क्या दिक्कत? अब हम आपको बताएं, यहीं पे करेक्शन है ना आपकी प्लानिंग में, मैं करेक्शन दे रहा हूं। अगर आपको स्वीकार हो तो कीजिए, नहीं तो आप अपना मस्त रहिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप ये कहते हैं कि एनर्जी लेवल पे हमसे जुड़ जाए, चाहे शिवसेना का हो, मुस्लिम लीग का हो, बजरंग दल का हो, ऑप्शन इज ओपन टू देम। और कल यदि वो एक्टिव रहेगा तो उसको प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर टिकट भी क्राइम फ्री भारत जो है ना देगा। मैं क्या कह रहा हूँ, तो टिकट जो है ना भाजपा के खाते में आ सकता है यदि वो एक्टिव रहा और उसने प्रतिष्ठा पॉइंट हासिल कर लिए। वो जो है ना, खिचड़ी पकाने से काम नहीं चलेगा इस देश में। ये खिचड़ी ही काम करेगी। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि आप अगर खिचड़ी की बात है तो सीधे सीधे आपकी समाधान मैं दे रहा हूँ। क्राइम फ्री भारत की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप जितने सिटिंग एमपी एमएलए हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, आपका जो कंसेप्ट है मैं समझ चुका हूँ। जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश में हैं इस वक्त जिंदा,
पूर्व या वर्तमान, समझ लीजिए, जितने एमएलए एमएलसी हैं पूर्व या वर्तमान, जितने निगम पार्षद हैं पूर्व या वर्तमान, और जितने पंचायत अध्यक्ष हैं पूर्व या वर्तमान। ठीक, इनको आप निकाल लो डाटा, एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप इनसे बात कर लो। इनसे ठीक बात है? बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दे आर नॉट द बेस्ट सैंपल। इनसे बात ही नहीं करना है, तो फिर जब इनसे बात नहीं करना बिकॉज दे है आर नॉट द बेस्ट सैंपल। आई एम उनको यहीं बेस्ट पे- सैंपल मान ही अरे नहीं रहा तो हूँ। यहीं पे मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, आप सुने तो मैं मान्यवर। कह रहा हूँ उन जो है ना, जो गलत तरीके से इन लोगों ने अरे टिकट जिनको बांटे हैं वही जीते हैं। मान्यवर, मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, आप थोड़ा धैर्य तो रखें। हाँ हाँ, जब आपको सड़े गले वर्तमान सांसद गिराए नहीं है, गिराए नहीं है, क्या गिराए नहीं है, वो तभी गिराए होंगे जब वो इसमें समर्पित होकर पूरी एनर्जी लगाएंगे। अरे मैं और यदि कह वो रहा हूं पूरी कि वो एनर्जी तो लगाते हैं तो वो अंदर से अच्छे इंसान बन गए हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप उसको तो सुनिए। आपने मेरी एक बात को काउंटर कर दिया कि नहीं चाहिए, तो मैं उसी का हल बता रहा हूँ। जब आपको वर्तमान सांसद, निगम पार्षद, एमएलए, मंत्री, राजनेता चाहिए ही नहीं है, तो आप शुरू से ही आप ऐसे लोगों को जो है इस संगठन में जोड़िए जो पूरी तरह से तन मन धन और समय से क्राइम फ्री भारत की परिकल्पना को आत्मसात करें और उसके साथ कंधे से कंधा जोड़ें। सुनते रहिएगा। 10,000 गधों की भीड़ इकट्ठा करने से अच्छा है 100 आदमी मैथिली शरण गुप्त स्तर के लोग हों, थिंक टैंक हों, और वो जन जागरण और अभियान चलाएं। चलिए मैं ये जिम्मेवारी आपको आसानी से, आप सुन लीजिए, आसानी से पहुंच सकते हो। मैं जो है ना, आपको आपको सुन की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको जिम्मेवारी सौंपता हूँ। आप क्राइम फ्री भारत जो है ना करके ऐसे लोगों को जोड़िए, और इन ऐसे लोगों का टेस्ट ये होगा कि वो जितने प्रतिष्ठा पॉइंट जोड़ेंगे, क्योंकि वो एक्टिव रहेंगे तो उनको अपने आप प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेगा। तो मतलब आप किसी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहे हैं तो उसका प्रतिष्ठा पॉइंट है। यदि आप एक मोटिवेटिंग जो है ना पोस्ट डाल रहे हैं तो उसका प्रतिष्ठा पॉइंट है। तो यदि ये लोग जुड़ने के बाद यदि ये प्रतिष्ठा पॉइंट हासिल करते हैं तो जो है ना हमारे लिए काम के हैं, नहीं तो सब बेकार हैं। सर मैं क्या कह रहा हूँ, कृपया करके ध्यान पूर्वक सुने। हम उनको जो है जिसके हाईएस्ट होंगे, ही विल बी द स्टेट कोऑर्डिनेटर फॉर दैट स्टेट। आदमी अभी क्यों जो है आएगा, देखो क्यों जुड़ना चाहिए वो हमने ऑलरेडी परोसा है। क्यों जुड़ना चाहिए उसके नियम कानून के ड्राफ्ट ऑलरेडी बन गए हैं या प्रोसेस में हैं। कैसे टेक्नोलॉजी का यूज होगा उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी बन गई है और कुछ बनाने की प्रोसेस में है। तो यदि आप अच्छा भारत चाहते हैं तो जुड़िए, नहीं तो जो है ना आज तो आप जूते खाने वाले गुलाम हैं ही। आज जो है ना आपकी थाने में नहीं सुनी जाती वो है ही। आप जो है ना ब्यूरोक्रेसी के सामने मत्थक टेकते रहते हैं और वो आपकी बात नहीं सुनती है, जानबूझ के जिसका जो प्रभाव चलता है उसका जो है ना फेवर में गलत निर्णय लेते हैं। जुडिशरी जो है ना बरसों लगा देती है। क्या साहिल भाई आपकी आवाज कट गई है, फिर से बोलो, क्या बोला आपने? हेलो, अब आ रही है? हाँ अब आई। बोलूं? हाँ फिर से मैं बोलो। आपसे विनम्रता पूर्वक ससम्मान एक बात कहूंगा जी कि मेरी उम्र मात्र 52 साल है। राइट। ठीक। हाँ। इस 52 साल में हमने कुछ हासिल नहीं किया। मैं सबसे अज्ञानी प्राणी हूँ। ठीक। लेकिन इन 52 सालों में जो बात आपने कही कि पुलिस नहीं सुन रही है, कोर्ट नहीं सुन रहा है, ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही है, ये भगवान कृष्ण की एक ऐसी मेरे ऊपर कृपा है कि हम चाहे कोर्ट में जाएं, चाहे थाने में जाएं, चाहे ब्यूरोक्रेट के पास जाएं, आईएएस पीसीएस तो ये छोटी चीज है। ठीक। हम कैबिनेट सेक्रेटरी को भी फोन करते हैं आज की डेट में भी, तो वो मेरी बात सुनता है, क्योंकि बात में इतनी लॉजिक और इतना दम होता है और उससे कुछ मांगने की अभिलाषा नहीं होती है। उसकी ही व्यवस्था को सही करने का जो चीज साहिल जी को मिल रही है वो चीज दुनिया के जो है ना भारत के हर नागरिक को मिले, बस यही सुनिश्चित करना है। हाँ, तो वो सुनिश्चित करने के लिए साहिल जी जैसा जो है संघर्ष करना होगा। उसमें आकर्षण को छोड़ना पड़ेगा, पैसे को छोड़ना पड़ेगा, भय को छोड़ना पड़ेगा, सुन लीजिए, लालच को छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो आप जो है ना वो आप बताइए कि कैसे जोड़ेंगे। और हम आप यदि आपका जो है कोई भी यदि मिसकोर्स करेक्शन यदि इस कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतारने में सहायक होता है
तो हम निश्चित रूप से उसे सुनेंगे भी, अपनाएंगे भी और उसको आत्मसात करेंगे और उसको अपने क्रियाकलापों में सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद। तो मैं तो आपसे पहले भी मैंने कहा था, मैं फिर आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि आप एक ऐसा सिस्टम जो है बनाइए टेक्नोलॉजी का, उसमें आप डायरेक्ट कि ये इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब ये होगा, ये तो करते रहिए। आप सीधे सीधे जो है न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका से रिलेटेड एक टोल फ्री नंबर, ईमेल और फैक्स जारी कीजिए और मैथिली शरण गुप्त के हिसाब से उसमें आप 4 लाइन का सिर्फ 1 लाइन का जो है आप कंटेंट लिखिए कि आपको किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई भी जो है समस्या है, अपनी पूरी समस्या ऑडियो रिकॉर्डिंग में, वीडियो रिकॉर्डिंग में या कागज पे लिख के इस मेल पर आप हमें सेंड करें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। मैथिली शरण गुप्त के साइन से ये चीज जाए, समझिए बात। आप जो ऊर्जा केंद्र निर्मित करना चाह रहे हैं, वो ऊर्जा केंद्र जो आप तरीका कर रहे हैं वो आप हो सकता है अपने स्तर पे बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन जो तरीका हम बता रहे हैं उस तरीके से आपको ओरिजिनल आदमी मिलेंगे, मजबूत आदमी मिलेंगे जो समाज के लिए दर्द महसूस कर रहे हैं। देखिए जो व्यक्ति लगकर इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएगा उसे ऑटोमेटिकली प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, राइट। जिसको प्रतिष्ठा पॉइंट नहीं मिला है उसके नाम की मुझे पूजा नहीं करना है, चाहे वो सिराज साहिल हो या मैथिली शरण गुप्त खुद ही क्यों ना हो। आप मेरी बात का भाव ही नहीं समझ पाए या मैं समझा नहीं, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ओरिजिनल व्यक्ति तो इसमें भी जुड़ेंगे, और जो आप कह रहे हैं कि लोगों की समस्या निदान करिए तो वो आपसे उनका जुड़ाव होगा, वो भी सुझाव ठीक है, बट दैट विल बी नॉट द ओनली वे, दैट विल बी द एडिशनल वे। तो एज ए एडिशनल वे में कोई इशू नहीं है। एज ए एडिशनल में तो अभी भी ढेर सारे लोग हमको कंसल्ट करते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, अथॉरिटी से बात करता हूँ, लेकिन वो बात जो है लॉर्डशिप के कॉन्सेप्ट के तहत अथॉरिटी के ऊपर है, या जो है आपका जो क्राइम फ्री भारत का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है टू प्रोवाइड यू रिलीफ ऑटोमेटिकली मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, जहां पर कि वो शासन को होगा जब आप सत्ता में आओगे, वो अभी नहीं होगा। अभी भी संभव है, अभी भी संभव है, लेकिन उसके नट एंड बोल्ट्स बनाए जा रहे हैं। उसमें ये है जो आप कंटेंट भेजेंगे वो सेक्शन 39 के तहत थाने में भेजा जाएगा, थाना वाला नहीं सुनेगा तो 54(3) के तहत एसपी को भेजा जाएगा, यदि नहीं सुनेगा तो 156 के तहत कोर्ट को भेजा जाएगा, यदि नहीं सुनेगा तो 482 के तहत हाई कोर्ट को भेजा जाएगा, और यदि फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो PIL के बतौर सब कंटेंट के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये दिस इज द जुडिशियल पार्ट ऑफ इट। अच्छा, तो कितना जस्ट ए मिनट फिर जो है ना उसका जो दूसरा रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। तो जो एसपी बैठा हुआ है ये उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि उसका थाना प्रभारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसका कॉग्निजेंस ले और प्रशासनिक कार्रवाई करे। तो हम फिर प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी पे जाएंगे। पहले हम लीगल अकाउंटेबिलिटी पे गए, सेकंड में हम प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी विद वो कहेंगे। तो यदि एज्यूम करिए कि 1000 केसेस में यदि एसपी ने आपको नजरअंदाज किया, देन जो है ना द एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द एसपी। देन जो है लग जाएगा इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में एक बार इस प्रोसेस ने अपना भय कायम कर लिया तो ये शून्य टाइम लगेगा। लेकिन ये भय कैसे नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। जब जो है गलत करने वाले यदि देखिए अभी तो हमने फिर इसके बाद प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी की बात कही, राइट। तीसरी देन हम वी आर सेइंग लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। जो ये सब के खाके और प्रूफ के साथ जो है एक जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को सब मसाला भेजा जाएगा कि जाइए आप विधानसभा में क्वेश्चन पूछिए, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछिए, राइट। जिस देश के एमएलए एमपी पैसे लेके क्वेश्चन पूछते हो वहां आप क्या? अरे यार एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो बिना क्वेश्चन के पैसे के आपके क्वेश्चन पूछ ले यार, एक तो मिल जाएगा यार ऐसा। अच्छा, फिर उसको हम अपने व्यक्ति ना बना ले, हम व्यक्ति क्यों ढूंढते? अरे यार तो ये जो एनर्जी मॉडल है उसी का तो कवायद है कि हम आप तो कह रहे हैं एक बना ले, हम तो 545 बनाने की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इनमें से सभी की जमानतें जब्त होंगी। तो आप तो छोटी बात कह रहे हैं, मैं तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। लेकिन जब तक आपके पास सत्ता नहीं है, जब तक आपके पास शक्ति नहीं है, तो आपको इसी प्रोसेस के तहत करना पड़ेगा। तो थर्ड प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, कि सत्ता जो है चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के प्रति अकाउंटेबल है तो उनके जवाब देना पड़ेंगे।
तो जब आप तथ्यात्मक चीजें उनके सामने पेश करेंगे तो सत्ता के पास कोई जवाब नहीं होगा, राइट। अच्छा, तथ्यात्मक चीजें आप क्या पेश कर देंगे? अभी जो अभी आपका तथ्य अकाउंट, नहीं है। जो आपका जो कंटेंट रहेगा, कंटेंट का वेरिफिकेशन रहेगा, जो हाँ। जो है हमने थानेदार को भेजा, थानेदार ने कार्रवाई नहीं की, जो हमने एसपी को भेजा, एसपी ने कार्रवाई नहीं की, इसके जो है डिटेल्स जो है, इसके लिए शासन अकाउंटेबल है कि नहीं है? आप एक बात अच्छा, बताइए, आप एक मिनट, दिस विल बी द लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल जैसे ले मैं लीजिए ना। अभी एक चीज तो और सुन लो ना, आई एम टॉकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी अब ऑल्सो। मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैं अभी बता रहा हूँ। आप अरे पूछिए, आप सुन, पहले आप सुन लो हमारा हाँ, पर्सपेक्टिव, हाँ, तब तो आप बताएंगे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी ये हाँ, है कि हाँ, शेड्यूल 7 में 3 लिस्टें हैं, उसमें हाँ, जो है किसको क्या काम करना है, कौन किस चीज के लिए अकाउंटेबल है, ये दिया गया है। तो पुलिसिंग के लिए राज्य शासन अकाउंटेबल है। तो यदि जो है वो अकाउंटेबिलिटी पूरी नहीं करता है तो इट इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, राइट। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को के फेल्योर को लॉजिकल एंड पर ले जाने की जो व्यवस्था की गई है कि गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है हर महीने में, वो जो है इन सब चीजों के डिटेल भेजे कि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि वो ये भेजता है कि नहीं, देखिए ये जो है ना डिटेल्स हैं, इट इज ए फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और राज शासन में जो है ना बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ढंग से नहीं चल रहा है, जो संविधान में व्यवस्था दी गई है उसके हिसाब से राज शासन अब नहीं चल रहा है, लिहाजा आर्टिकल 356 के तहत उसे भंग किया जाए। प्रेसिडेंट का काम है कि उस चीज को प्राइम मिनिस्टर को भेजे, कैबिनेट में उसे तौलकर यदि वो अनुशंसा करेगा तो वो सरकार जो है गिराई जा सकती है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी में यदि एक सरकार को गिरा लेंगे तो किसी की औकात नहीं है कि आपकी बात ना सुने। अब जवाब दूं? जरूर, हेलो, जरूर 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 दीजिए। इस समय देश में हम्म, क्या सारे राज्यों में संविधान के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल काम कर रहे हैं? पहला सवाल। 100% नहीं दूसरा, कर रहे हैं। क्राइम फ्री भारत जो है उनको मसाला देगा, यदि उस मसाले को वो अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे तो PIL लगाएंगे कि द गवर्नर इज नॉट बिहेविंग एज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। तो PIL के माध्यम से यदि मान लो एक केस में नहीं करेंगे, 2 केस में नहीं करेंगे, कभी ना कभी तो कहीं से कुछ नहीं मिलेगा तो ये आपका भाग्य, क्योंकि आपने जो है ना गुलामों वाली व्यवस्था पाई है। गुलामों वाली व्यवस्था में आप जो है ना न्याय कैसे पा सकते हैं, या तो ये सोच लीजिए। और फिर तरीका ये है कि तब तक जो है ना एनर्जी लेवल पे 2024 कोई दूर नहीं है, आप व्यवस्था को बदलिए। एक सवाल और। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका नाम तो आपने सुना होगा। अरे मैं सब जानता हूँ। और आप तो इसमें सारे राज्यों की एनुअल रिपोर्ट आती है, तो जब वो एनुअल रिपोर्ट बनती है तो राज्यपाल के थ्रू और मुख्यमंत्री के थ्रू आ जाती है। तो नहीं वो सीधे उसपे आती जो है, वो कि- सीधे आती है, राज्यपाल के माध्यम से नहीं आती। हाँ, अच्छा, सीधे ही आती है। हाँ, वो तो हर दिन जो आंकड़े आते हैं वो हर दिन आते हैं ना हाँ, तो NCRB फिर को। इसका मतलब ये उसे तो है, उसको तो अब हर चीज मालूम रहती है, मतलब मैं क्या कह आपने रहा हूँ, किसी को इसका- अरेस्ट किया ये इन्फॉर्मेशन भी NCRB तो को मैं रहती है। क्या कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि केंद्र में बैठी सरकारें सिर्फ सत्ता का जो है स्वाद चख रही हैं। क्योंकि उसका जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि आप गुलाम हैं, गुलामों को यही व्यवस्था मिलेगी। तो गुलामों की व्यवस्था में तो आप गुलाम हैं तो ये व्यवस्था झेलिए ना। आपको जो अंग्रेजों को झेला, अब आपने गोरे अंग्रेजों को घेरा, आप काले अंग्रेजों को झेलिए, क्या दिक्कत है आपको? गुलाम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं क्राइम फ्री भारत के लिए? नहीं, वो गुलाम ऊर्जा वाले होंगे, उनकी ऊर्जा से ये गुलामियत दूर हो जाएगी। अच्छा, अभी आपके पास जो है कितने लोग जुड़ गए हैं, ये बता दीजिए। अभी नए ऐप के माध्यम से तो करीबन 600 के लगभग हो गए, 550 हैं कुछ। क्या ये 600 लोग, आपसे सवाल अरे यार हर दिन बढ़ रहे हैं, ये 100 करोड़ में पहुंचना है, आप कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं? एंड यू आर नॉट प्लेइंग योर रोल। आप ये बताओ मिस्टर सिराज, आप अपना रोल प्ले कर रहे हो क्या? मैं क्या जो है जिनको आप बड़ा मठाधीश समझ रहे हो, क्या उनको आप जोड़ रहे हो क्या? आप तो आदेश दे रहे हैं, मेरी बात का जवाब तो दे दे मान्यवर। हाँ, क्या ये 600 लोग, ये 600 लोग जो है आने वाले समय में 100 करोड़ लोग बनने वाले हैं, और इसे नजरअंदाज करने की औकात जो है ना राज्य शासन की होगी ना केंद्र शासन की होगी। यदि वो ऐसा करेंगे तो 2024 में उनकी हार सुनिश्चित है। किसकी? जो भी नजरअंदाज करेगा। इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं? ये 200%, 200%। वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हें हमारे दबाव में काम करना ही चाहिए।
मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आप दबाव में लेंगे? नहीं, मैं तो सभी को दबाव में लूंगा जो अभी जो सत्ता में बैठा हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री हैं तो उन राजस्थान पे भी दबाव और रहेगा। सुन तो लीजिए, भूपेश बघेल जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हैं, उन पे भी तो दबाव रहेगा। सर सुन तो लीजिए, हाँ। इन जगहों पे आप ऐसे कैंडिडेट देंगे जो कांग्रेस को हरा सके। और यूपी में देखिए वो जो कैंडिडेट चुने जाएंगे वो चुने जाएंगे प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर। अच्छा, तो जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतने ही प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। आपके तो साथ हम मेहनत व्यक्ति करेगा हम व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उसके कार्य की पूजा कर रहे हैं। ये प्रतिष्ठा पॉइंट जो है सिस्टम आपको दे रहा है और उसी दिन दे रहा है। ये सिस्टम जो है एक सर्टिफिकेट रोज जारी कर रहा है कि आज के ये 3 हीरो हैं। वही सिस्टम ये जारी कर रहा है कि इस वीक के ये 3 हीरो हैं। वो कह रहा है इस महीने के ये 3 हीरो हैं और फिर कह रहा है कि ये 3 हीरो ऑल टाइम हीरो हैं अभी तक के समय के। तो ये सर्टिफिकेट रोज जारी हो रहे हैं। तो फिर आप यदि जो है खूब बड़े आदमी हैं, यदि आपने मेहनत नहीं की तो आपको घंटे का टिकट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और उनको बीजेपी दे देगी तब, कांग्रेस दे तो हाँ, देगी तब। तो दे, उनको क्या दिक्कत है, हम जो है ना हराएंगे उनको अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से। हाँ बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं। मेरा एक सवाल और जवाब देंगे मान्यवर? नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल आप दीजिए कि क्या आप जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन को जोड़कर अच्छे लोग जिनको आप मार रहे हैं उनको जोड़ने के लिए तैयार हैं? मैं तो आपका मित्र हूँ और मैं तो आपके साथ तन मन धन से तो जुड़ा अभी तक तो आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को जो है ऐप के माध्यम से नहीं ज्वाइन किया है। क्या सिर्फ ऐप ज्वाइन कर लेने से हम आपको जो है जुड़े हुए आप महसूस कर लेंगे? इसका जवाब उस ऐप के माध्यम से आपकी एनर्जी जुड़ेगी। उस ऐप के माध्यम से आप कितने लोगों को जोड़ रहे हैं वो रिकॉर्ड पर आएगा। अच्छा, मेरे पास एनर्जी जो भी है, जैसे में उस ऐप के माध्यम से आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। कल जो है आपको अधिकृत रूप से जो जिम्मेवारी सौंपने का आधार बनेगा जी, क्योंकि बिना उस आधार के कुछ नहीं होने वाला है। सर हम आपसे एक विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे, हमें जो है किसी तरह की प्रतिष्ठा की पहली बात तो जरूरत नहीं है। उसका नाम प्रतिष्ठा पॉइंट दिया है, हमें थोड़ी कह रहे हैं आपको जरूरत है। आई एम कहिंग यू आर अर्निंग बाय योर एक्शन। सर सुन तो लीजिए, आपके आशीर्वाद से मेरे में सिर्फ एक दर्द है जो आपके सीने में भी है। हम ये चाहते हैं कि देश में कानून का राज स्थापित हो। सिराज साहिल अगर कोई गलत काम ये कानून का राज जो है गुलामों के लिए नहीं होता है। कानून गुलामों के लिए तो केवल दिखावा होता है जो आपको दिया गया है अभी। सुन तो लीजिए, यू डिजर्व नथिंग बेटर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इससे देखिए। आपने हाँ पूछिए। आपने मेरे सवाल को घुमा दिया, जवाब भी नहीं दिया। मैं कुछ आपके फायदे की, इस देश के हित की ही बात कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको लगे, मैं ये कह रहा था कि जो 600 लोग मान्यवर महान लोग जुड़ गए हैं अब तक, ये तो 100 करोड़ होने वाले हैं, चिंता क्यों करते हो? अरे सर सुन ही नहीं रहे हो आप। ये जो है ना ये तो 0 से शुरू हुआ, ये तो 5 दिन का काम है। ये तो 5 दिन में मेरा थोड़ा सा जो तजुर्बा समाज का है वो हम आपको देना चाह रहे हैं बड़े भाई। अच्छा, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम 30 साल से दिल्ली में हैं। सुन लीजिए, आप जो 600 की बात कर रहे हो, करीब 30,000 लोग मेरी जो है डायरी में है, फोन नंबर और सब मेरे मोबाइल में है। 30,000 लोग, सुन लीजिएगा, आप बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। 30,000 लोग, 1-2 नहीं। लेकिन अगर इन 30,000 लोगों को हम किसी मैकेनिज्म से मैसेज भेजें या फोन करें, ठीक, और ये 30,000 लोग वो हैं मान्यवर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, कि जिनके एक फोन पे हम हर वक्त खड़े रहते हैं, उनकी हर तरह की मदद करते हैं, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, व्यापार, बिजनेस, सब जगह। जब उनका काम एकदम फंस जाता है तो वो हमें याद करते हैं, मैं कर देता हूँ बिना किसी लालच के। इस देश में ऐसे 30,000 कमीने लोग जो मेरे लिस्ट में हैं, अगर हम उनको मैसेज करें कि तुम्हें जो है आधे घंटे के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आना है, ठीक, सुनते रहिएगा, तो इस 30,000 में से मुश्किल से 300 लोग आएंगे, मुश्किल से, सुनते रहिएगा। ठीक है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि गधों की भीड़ इकट्ठा करने के बजाय 30,000 में से सबको डिलीट मारें सिराज साहिल, और जो 300 हैं उन पे अपनी एनर्जी लगाएं। सुनते रहिए सर। नहीं, मुझे बीच में थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा
हाँ। कि आप जो है जजमेंट देने वाले कोई नहीं होते हैं कि कौन खराब है कौन अच्छा है। अरे जो आदमी आ नहीं रहा वक्त पे, अब मैथिली शरण गुप्त साहब की मैं 400 बार मदद कर चुका हूँ और एक बार राष्ट्र हित में उनका टाइम चाह रहा हूँ, बिना सही वैलिड कॉज के वो नहीं आ रहे हैं, तो वो दोस्ती के लायक हैं? इसका जवाब दे दीजिए। मैं 200% आपसे सहमत हूँ, फिर 200% सहमत हूँ, लेकिन मैं किसी को डिलीट मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सिंपली बात कह रहा हूँ कि वो हमारे सिस्टम में जुड़ भी जाएगा तो डोरमेंट पड़ा रहेगा। जब तक उसको प्रतिष्ठा पॉइंट अपनी एक्टिविटी के कारण नहीं मिलेंगे, उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, उसे कोई पद नहीं मिलने वाला है, उसे कोई टिकट नहीं मिलने वाला है, उसे कोई जिम्मेवारी नहीं मिलने वाली है, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब मैं जो जानना चाह रहा हूँ बस वो दीजिए। आपके पास टाइम कम रहता है, नहीं तो हम तो रात भर बात कर लेंगे, आप कंटिन्यू रहिए, मैं बात करता। ये जो 600 लोग हैं, हाँ। इन 600 लोगों में देशभक्ति है, जज्बा है, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, मैथिली शरण नहीं जी के? नहीं है, नहीं है। उनमें से कुछ लोग जो है 60-70 लोग ही एक्टिव हैं, तो वो 60-70 लोग जो है अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, और हमें मालूम पड़ रहा है कि 530 लोग जो है अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। उनको हम रोज कह रहे हैं कि आप एक्टिव होइए। यदि वो एक्टिव होंगे तो उन्हें जो है जिम्मेवारियां मिलेंगी, प्रतिष्ठा तो पॉइंट भी मिलेंगे, और आगे चल के उनको टिकट भी मिलेगा, वो मंत्री भी बनेंगे, वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री भी सभी बदलेंगे ना, मतलब मुख्यमंत्री भी बदलेंगे, प्रधानमंत्री भी बदलेंगे, सब बदलेंगे ना। तो मतलब ये है कि मैथिली शरण गुप्त साहब 50-60 लोगों को एक जगह कॉन्फ्रेंस में या डिबेट में या कार्यक्रम में बुला सकते हैं? कहीं नहीं हैं? मुझे बुलाना ही नहीं है लोगों को। हमारा हम ये कह रहे हैं कि ना तो हम आपको कोई जुलूस निकालने के लिए कहेंगे, ना हम आपको कोई धरना के लिए कहेंगे, ना हम आपको चक्का जाम के लिए कहेंगे, ना हम आपको रेल रोको के लिए कहेंगे, ना हम आपको जनता मंतर या दिल्ली जाने के लिए कहेंगे। हम आपसे कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे, केवल हम चाहते हैं कि एनर्जी लेवल पे आप कंट्रीब्यूट करिए बाय एडिंग पीपल ऑफ योर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे तो आपको जिम्मेवारी मिलेगी। यदि आप इनएक्टिव जो है रह के पड़े रहोगे तो जो है ना आपको फायदा ना हमको फायदा है। लेकिन मैं आपको बाहर क्यों निकालूं, और जब भी चाहूंगा तो मैं आपको बाहर भी निकाल दूंगा। एक बटन पे वो बाहर निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो टेक्नोलॉजी है ना। चलिए अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जो है लोगों को जोड़ के उनको जो है वो करना चाहते देखिए हैं, तो हम जो टेक्नोलॉजी देखिए पे तो सुन लीजिए। सियार भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करा रहा हूँ। आप जो काम कर रहे हैं वही करने दे रहा हूँ, आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूँ, आपको चक्का जाम या ये कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप अपने लोगों से बातचीत करेंगे, उनको जोड़ेंगे, ऊर्जाकृत करेंगे, तो आपका सम्मान अपनी नजरों में और दूसरों की नजरों में भी बढ़ेगा, राइट। जब ये ऊर्जा केंद्र बढ़ेंगे तो आपके विरुद्ध कोई गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसी सिस्टम के माध्यम से कहेंगे तो क्राइम फ्री भारत जो है, जितने भी लोग होंगे उसके पास 100-50 लाख 1 करोड़ जितने भी होंगे, उनके साथ दीपक जला के जो है ना जब ताली बजाएगा तो उसे किसी को भी नजरअंदाज करने की स्थिति नहीं होगी, राइट। सर एक सवाल पूछूं? जरूर पूछिए। किसान आंदोलन में जो बात आप कह रहे हो कि ना चक्का जाम करेंगे ना वो करेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव रखेंगे, एनर्जी लेवल बनाएंगे, नहीं हम जो है दीपक जला के थाली बजा के और वो करेंगे। अच्छा सर, सवाल तो सुन लीजिए। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल नेतृत्व में कई संशोधन किए, चीजें बदली, और सब में वो कामयाब हो गए, और उन्होंने बदल दी, उखाड़ के फेंक दी और अपने हिसाब से शासन को किया। अंततः राष्ट्रवासियों को, देशवासियों को उन चीजों को मानना पड़ा, चाहे 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 370-35A हो, और चाहे शिक्षा नीति में संशोधन हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो। सब चीजें प्रधानमंत्री जी सफलतापूर्वक करते चले गए। निकालो और अपन अपना अलग तरीके से करेंगे। जी, प्रधानमंत्री सफलतापूर्वक सब कुछ करते चले गए। आप ही के सवाल पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जब किसान आंदोलन हुआ, 3 बिल आए कृषि के, वो 3 कृषि के बिल
क्या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हुए प्रधानमंत्री ने वापस किए कि धरना प्रदर्शन चक्का जाम और आंदोलन के दबाव में आके किए, या उनको अनुभूति हो गई कि मैंने ये गलत काम किया, इसका जवाब दे दीजिए। यदि 100 करोड़ लोग इकट्ठे होते, सैकड़ों लोगों का जो है ना यदि होते और सैकड़ों लोग यदि दीपक जलाते, तो किसी भी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं होती कि उसे ना वापस ले। अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, मैं देखो इसका जवाब तो देखिए, जवाब तो देखिए, आप आइसोलेटेड जवाब, गलत जवाब मांगेंगे तो गलत जवाब देंगे। नहीं, मैं गलत हमारा ये कहना है मैं कि क्या कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कानून क्यों वापस लिए ये बता दीजिए। 3 मैं कानून इसलिए वापस लिए कि उनको लगा कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका मतलब ये है, नहीं इसको दबाव नहीं कहते, इसको भय कहते हैं। यदि आप गलत करोगे तो भय होना चाहिए आपके अंदर, वही भय तो नहीं है। जिसको भय नहीं होता वो लॉर्ड होता है। मतलब किसानों ने जो है भय पैदा कर दिया प्रधानमंत्री जोर से 200%। उनको ये लगा कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव हार जाएंगे, उनको तो आप तो कह रहे हैं भय, महाभय पैदा कर दिया उन्होंने। तो फिर आपको ये कैसे कह सकते हो आपकी जो है धरना प्रदर्शन जो है करने से कोई फायदा नहीं होता है? नहीं, हम उस मॉडल को हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको मैंने तथ्य बता दिया पूरा वर्तमान समय। नहीं, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है ना लॉर्ड की इच्छा है। यदि लॉर्ड की इच्छा होगी तो उसने जो है ना 700-800 लोग तो मारे गए ना किसान। हाँ। एक साल तक तो करना पड़ा। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग जो है ना मरे। हम नहीं चाहते हैं हम कि जो है ना ठंड में हम वहाँ बैठे। कोई चीज हम नहीं वापस नहीं हुई। अरे वापस गए, आज 100 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए हैं क्या? 100 करोड़ लोगों ने थाली बजाई क्या? तो 100 करोड़ लोग जो है क्यों इकट्ठा हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि उन्हें परिवर्तित भारत चाहिए, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि आज देखिए, आज आपको ये एहसास नहीं है, आपको घुट्टी पिलाई गई कि आप आजाद हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप आजाद नहीं हैं, आप आज भी गुलाम हैं। आपके ऊपर नियम कानून गुलामों के हैं, व्यवस्था गुलामों की, लॉर्डशिप भाली है, और राजनेता जो है ना आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप गुलाम हैं। ये जिस दिन लोगों को महसूस हो जाएगा कि गुलाम से हमको छुट्टी मिल रही है, तो लोग वहां लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। और आपको ये बार बार एहसास दिलाना पड़ेगा, तभी तो लोगों को एहसास होगा। ऐसे कोई थोड़ी एहसास हो जाएगा किसी को। और इस महान कार्य में आप हमारा जो है ना मदद करिए। और देखिए, आपको भी लाभ इसलिए नहीं मिलेगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपको लाभ अपने कार्यक्रम से मिलेगा। यदि आपके फेवर में प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो आगे चल के आपको जो है ना वो जिम्मेवारी दी जाएंगी। नहीं तो आप कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, आपको नहीं मिलेगा। मैथुसन गुप्ता को भी नहीं मिलेगा। सर, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ जी, आपके आशीर्वाद से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जनता दल हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे आम आदमी हो, सुनते रहिए, इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हैं। हर आदमी से आपका छोटा भाई इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं जुड़ा रहा, ठीक। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये सब जो है बेकार की चीजें हैं। कौन सी चीज बेकार है? जो लोग जो है मतलब सत्ता की खातिर चीजों को जो है हासिल करना चाहते हैं, हमारे पास तो हर वक्त आपके आशीर्वाद से ऑफर रहता है, लेकिन हमारी वो मंजिल ही नहीं है कि हमें सांसद बनना है, मंत्री मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर आप एक्सपोज भी तो हो रहे हैं। यदि आप जो है अपनी एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, यदि आप लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर फेक पर्सन, आप एक्सपोज हो रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ सेवा लोगों की, मैं अभी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा मॉडल, देखिए हमारा मॉडल में यदि आपको प्रतिष्ठा पॉइंट नहीं मिलते हैं, इसका मतलब है आपको वो एनर्जी आप नहीं डाल रहे हैं। यदि आप एनर्जी नहीं डाल रहे हैं तो आप सोने के बने रहे हैं, हमारे लिए तो मिट्टी है, हमारे लिए तो आप खाक हैं। एकदम सही। मतलब हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप खाक हैं, हमारे लिए खाक हैं आप। नहीं, आप हमें खाक कहेंगे तो भी बुरा नहीं मानेंगे। नहीं, हमको आपको खाक कहने का क्यों, क्या हक है? Who gave me? नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नकारा है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप उसको थोड़ी रोक सकते हैं। नहीं, तो वो आपका व्यू है ना, हम उसको चुनौती भी नहीं देंगे और उसको रोकेंगे भी नहीं। ठीक है, हम उसको चुनौती नहीं देंगे, क्योंकि देखिए मैं एक बताता हूँ, जब मैं एसपी गुना बना तो एक पत्रकार ने मुझसे 2 बड़े सवाल किए। उसने कहा कि साहब, जब मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी कोई नया एसपी आता है तो बड़ी उठापटक मचती है। मैं देख रहा हूँ 4-5 दिन हो गए हैं जब से आप आए हैं, बड़ी उठापटक पूरे जिले में मची हुई है। ये उठापटक कब बंद हो जाएगी? बड़ा चुपता हुआ क्वेश्चन था, पहली जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राइट? तो मैंने उससे कहा कि मिस्टर मंथन, आपने ये जो भी विचार बनाया है, ये बहुत अनुभव के साथ बनाया होगा ना?
बोले हाँ सर, इतने साल का मेरा पत्रकारिता का अनुभव है। तो मैंने कहा जब आपने कोई चीज इतने अनुभव से बनाई है तो उसका जवाब आप जो है किसी के शब्दों से क्यों बदलना चाहते हैं? आप अपने अनुभव को अनुभव से बदलिएगा और फिर मैं अपन जब कभी बात करेंगे तो फिर बात करेंगे इस मुद्दे पे। ये बात आई गई हो गई, तब तक 3 साल हो गए और मेरा वहां से ट्रांसफर हुआ और लास्ट हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो मंथन साहब भी विराजित थे। तो मैं तो भूल गया था कि ऐसी कोई बात हुई थी। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि सर देखिए, आपने जो है ये कहा था और आपके पूरे समय में 3 साल उसी तरीके का काम चलता रहा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब आप मुझे ये बताइए आपके जाने के बाद क्या होगा? तो मैंने कहा कि मेरे जाने के बाद क्या होगा ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है कि नहीं? तो इसका क्वेश्चन आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए, राइट? और फिर जो है और भी बात हुई, उनसे बहुत सारी बात हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके अनुभव से जो आप धारणा बना रहे हैं वो अपना अनुभव या परिवर्तित इंफॉर्मेशन के आधार पर आप स्वयं बदलिए। हम आपको बदलने की कोशिश क्यों करें? सही बात है। मतलब मैं बड़ी सिंपल सी प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं आपको जो है बिल्कुल नहीं बदलना चाहूंगा। यदि कोई बदलाव है तो वो आपके अंदर अपने एक्सपीरियंस से आना चाहिए, क्योंकि हमारा तो यही कहना है ना। मैं एक काम स्वीकार कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं आपका जो है ना स्वीकार करने के लिए पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं देखो, मेरे आपने शायद ध्यान से नहीं सुना होगा, मैंने ये कहा कि आपके प्रभाव क्षेत्र में 2 तरीके के लोग होंगे। एक जो लोहा है, लोहे का मतलब है कि जो कि राष्ट्रीय है, जिसमें एनर्जी है, अभी भी उनमें जज्बा बाकी है कि देश को बदलना चाहिए, भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए, ये जज्बा उनमें है, इसको हम लोहा कहेंगे, राइट? और तो जो लोहे हैं उनको आप ऊर्जाकृत करिए, क्योंकि आप जो है पत्थर को ऊर्जाकृत नहीं कर सकते हैं। और हमारी एक धारणा ये है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में 2 तरीके के पत्थर हैं। एक वो पत्थर हैं जो वर्तमान व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं और उन्हें वर्तमान व्यवस्था को बदलने में कोई रुचि नहीं है, तो वो बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन हमारे लिए वो पत्थर तुल्य हैं। ये मेरी नजरों में पत्थर तुल्य हैं वो, ठीक है ना जी। अच्छा, दूसरे पत्थर वो हैं जिनके इतने नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं, जैसे कि आपके भी हैं, आपको भी लगता है कि ऐसा है वैसा है। तो जितने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं कि उन्हें लगता है कि इस देश में कोई भी बदलाव संभव नहीं है और ये सब ऐसे ही सड़ी गली व्यवस्था चलती रहेगी, लिहाजा उन्होंने कोई भी आशा छोड़ दी है और वो पत्थर तुल्य हो गए हैं। जब भी कोई बदलाव की बात या बदलाव का प्रयास करता है तो उनकी रिएक्शन जो है ना, में कोई ऊर्जा नहीं दिखती है, उन्हें कोई, वो निष्क्रिय से पड़े रहते हैं, पत्थर जैसे पड़े रहते हैं। तो हम अपने लोगों से यही कह रहे हैं कि आप अपने प्रभाव क्षेत्र में देखिए कि लोहा कौन है, पत्थर कौन है, राइट? पत्थर 1 कौन है, पत्थर 2 कौन है। पत्थर आपको संपर्क सबसे करना है, लेकिन जैसे ही आपको समझ में आए कि पत्थर 1 या पत्थर 2 है तो उसे आप नजरअंदाज कर दीजिए, ठीक है ना? आप लोहे पे फोकस करिए और उस लोहे को जो है कहिए कि आगे वो चुंबकीकृत होकर दूसरे लोगों को चुंबकीकृत करे। हमें जो है बहुत सरल रास्ता है। देखिए मिस्टर सिराज, मैं आपको बताता हूं कि यदि आज हम ये कार्रवाई चालू करते हैं, एंड मिस्टर सिराज इज नंबर 1 पर्सन टू हुम आई एम स्पीकिंग, राइट? मैंने 9 और लोगों को ऊर्जाकृत किया, 10 लोग हमारे ऊर्जाकृत हो गए। तो पहले दिन हमने 10 कर लिए कि नहीं कर लिए? जी। दूसरे दिन इन 10 लोगों ने अपने क्षेत्र के जो ऊर्जावान लोग हैं, लोहा लोग हैं, उनको जो है ऊर्जाकृत करके किया, तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात। तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, जी। चौथे दिन 10,000 होंगे, 5वें दिन 1 लाख होंगे, 6वें दिन 10 लाख होंगे, 7वें दिन 1 करोड़ होंगे, 8वें दिन 10 करोड़ होंगे और 9वें दिन 100 करोड़ होंगे। अब अभी संख्या पे मत जाइए, 100 करोड़ बड़ा फिगर है, अभी उसको 100 करोड़ को भूल जाइए। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने पहले दिन 10 लोगों को ऊर्जाकृत किया, 9वें दिन तक वो कितने लोगों को टोटल ऊर्जाकृत कर रहे हैं? 90 लोगों को। कितने को? केवल 90 को, राइट? जिस व्यक्ति ने 8वें दिन ज्वाइन किया वो कितने लोगों को ऊर्जाकृत कर रहा है? मात्र 10 लोगों को। कितने लोगों को कर रहा है? मात्र 10 लोगों को। तो ऑन एन एवरेज हमें अपने प्रभाव क्षेत्र के सिर्फ 50 लोगों को ऊर्जाकृत करना है। क्या ये बहुत कठिन काम है? नहीं। और इतना बड़ा आपको हासिल हो रहा है कि व्यवस्था बदल जाएगी, कानून बदल जाएगा और कुछ लाभ तो आपको 10वें दिन से मिलने लग जाएंगे। जब 100 करोड़ लोग जो है थाली बजाकर, दीपक जला के और जो है ना वीडियो चलाएंगे, तो किसी भी शासन प्रशासन की औकात नहीं है कि उसे नजरअंदाज कर दे, क्योंकि जो अपने दरवाजे से थाली बजा रहा है वो घिराव के लिए भी थाली पहुंच जाएगा। जब
उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो वैसे वो हमारी नीति के विरुद्ध होगा, लेकिन फिर जो है ना, नीति को तो समय के हिसाब से बदलना चाहिए। तो यदि मुद्दा बड़ा है और वो भी करना पड़ा, तो ये बताइए कौन कौन उसको रोक पाएगा। एक साथ जो है मालूम पड़ा कि हर जिले का जो है ना मुख्यमंत्री और हर जो है ना जिले का कलेक्टर, एसपी सबका घेराव हो रहा है और 7-7 करोड़ लोग कर रहे हैं, क्या करोगे आप। तो हालांकि हम वो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि यदि 100 करोड़ लोग थाली बजाकर दीपक जला के कोई बात कहेंगे तो हमें रोड पे नहीं उतरना होगा। और फिर हम रोड पे उतरेंगे तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ उतर लें। जब जो है ना चुनाव क्षेत्र में हम अपने प्रतिष्ठा वाले लोगों को उतारेंगे, जिनके सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, क्योंकि उसके टिकट बांटने का केवल एक ही आधार होगा कि कितने प्रतिष्ठा पॉइंट हैं। तो आपका जो है ना नाम बहुत बड़ा है तो आप अपने घर पे रखिए। यदि आपका नाम बड़ा है तो आपने ज्यादा लोगों को जोड़ने में सफलता क्यों नहीं पाई है, आपने लोगों को मोटिवेट करने में अपनी एनर्जी क्यों नहीं लगाई है। तो आपके बड़े नाम को हम जो है ना क्या करें, सही बात, उसकी पूजा करें क्या। बिल्कुल सही। तो हम पूजा उसकी नहीं करेंगे, हम पूजा उस लोहे की करें। हम 18 साल के उस बच्चे की पूजा करेंगे जिसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन वो जो है ना यदि 1000 लोगों को जोड़ रहा है, 10 लोगों को जोड़ रहा है, वो संघर्षरत है, तो वो जो है ना कल मुख्यमंत्री बनेगा। सही बात है, एकदम सही। वो 18 साल का बच्चा बनेगा। क्यों? क्योंकि उस मुख्यमंत्री को क्या करना है इसके मॉडल तो हम तैयार कर रहे हैं। तो हम किसी को भी बिठा दें, चंद्रगुप्त तो कोई भी बन जाएगा, क्या दिक्कत है। सही बात, चाणक्य यदि पीछे खड़ा हुआ है तो कुछ गलत नहीं होने देगा वो। सही बात है। तो हम 18 साल के बच्चे को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं यदि उसमें ऊर्जा दिखाई तो क्या दिक्कत है। और जो हम ये कह रहे हैं कि जो बहुत अनुभवी और बहुत बड़ा फिगर है, यदि उसमें साला एक पॉइंट भी पैदा नहीं किया, एक पॉइंट भी नहीं जोड़ पाया, तो वो हमारे लिए पत्थर तोड़ना बेकार आदमी है, घटिया आदमी। एकदम सही बात है ना। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि प्रतिष्ठा पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो चाहे ना हो, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम रोज अपने ऐप पे कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा जो पॉइंट है यही जो है आगे के सभी निर्णय बनेंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये तो आंधी है। जब लोगों को एहसास होगा, लोग कभी एहसास नहीं कर पा रहे हैं, इसको पकड़ पाना किसी की औकात नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, यदि अच्छे लोग जुड़ जाएं, ऊर्जावान वाले, सही मनसा वाले, और सही लोगों को करें जो लोहा है, बड़े नामों पे मत जाइए। क्योंकि ये लोग भी तो जो है ना, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये 5 तरीके से गलत लोगों को तो चुन रही हैं, गलत लोगों को टिकट दे रही हैं, वही चुने जाएंगे। तो जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसको टिकट दे रही हैं, अपने जो है ना आकाओं और नेताओं के बच्चों को टिकट दे रही हैं। दूसरी पार्टी के जिनके दूसरे जो है ना जाति धर्म के लोग हैं, जिनको जीतने की संभावना है, ऐसे अयोग्य लोगों को टिकट दे रही हैं, क्योंकि योग्य लोगों से डरते हैं। क्योंकि यदि योग्य लोगों को ले लेंगे तो वो इनके लिए चुनौती बन जाएंगे। तो इन्हें अपने लिए कोई चुनौती पैदा नहीं करना है, इन्हें सत्ता चाहिए, चुनौती नहीं चाहिए। राइट। तो जाति धर्म के आधार पर भी ये अयोग्य लोगों को चुनते हैं, बस केवल इतना ध्यान रखते हैं कि उसे जीतने की संभावना होना चाहिए, और एक कोशिश करते हैं कि योग्य व्यक्ति धोखे से ना आ जाए। अब कहीं कहीं धोखे से आ जाएगा तो फिर उसको बाद में डिसिप्लिन के नाम पे बाहर निकाल देंगे। यदि उसका ज्ञान नहीं जागा तो वो जो है ना टेम्परेरी रूप पे जो है ना, जो थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए, आगे चल के तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब जो है चौथा एक इनको देते हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग, जैसा आप कह रहे थे कि बीजेपी ने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया है, तो ये दूसरे पार्टी के लोग, जो खुदगर्ज लोग, जो अपने लाभ के लिए, जिनको लगता है कि यहाँ आके हमें सत्ता सुख मिलेगा, ऐसे लोगों को ये अपनी पार्टी में मिलाते हैं, उन्हें अपने मंच पे बिठाते हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाते हैं, उन्हें टिकट भी देते हैं, उन्हें मंत्री भी बनाते हैं, पैसे भी देते हैं, स्पेशली जहाँ सरकार बनाने का काम आता है। ठीक है ना। अब जो है 5वें तरीके के लोग हैं, इसकी व्याख्या जरा लंबी है तो हम उस व्याख्या नहीं करेंगे आज। वो है अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। आज के पार्लियामेंट में 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, मर्डर, किडनैपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में 403 की विधानसभा में 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। तो ये अपराधियों को टिकट देते हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब इनकी सूची बना लीजिए। क्यों सूची बनाए इनकी? इन चोरों की सूची क्यों बनाए? इन अपराधियों की सूची क्यों बनाए? यदि ये अपराधी हृदय परिवर्तित होकर जुड़ते हैं और प्रतिष्ठा पॉइंट बनाते हैं तो सोचा जा सकता है, लेकिन फिर भी इनको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि अपराध होगा तो टिकट नहीं मिलेगा। इनको जिम्मेवारी दी जा सकती है लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। तो मुझे तो लगता है कि इस मॉडल में डायरेक्ट लाभ, इनडायरेक्ट लाभ, लाभ ही लाभ हैं। यदि हम उसे नहीं देख पा रहे हैं
तो ये हमारा दुर्भाग्य है। एक ऐसा मॉडल जिसमें आपको 5 पैसे नहीं देना पड़ रहे हैं, एक नेगेटिव काम नहीं करना पड़ रहा है, कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं करना पड़ रहा है, आपको अपने घर के बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है, आप अपनी छत से ही थाली बजाकर, दीपक जलाकर और कुछ वीडियो चलाकर जो है पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर देंगे। एंड इसके बाद भी हमारी इंटेलेक्ट जो है इसको अपनाने के लिए हमें प्रेरित नहीं कर रही है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है और इस देश का दुर्भाग्य है। और ऐसे प्राणियों को मैं क्या कहूँ, उनके लिए मैं नाम खोज रहा हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं है। मैं बोलूं कुछ अफसर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं पहली चीज तो आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, जी, धन्यवाद। आपकी सोच और आपके प्रयास को सलाम करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो देश और समाज के लिए एक रूपता से, समानता से व्यवस्था परिवर्तित करना चाहता है, उसके लिए मैं, जो आप कहते हैं आप हमसे जुड़े, मैं जब आपसे पहली बार बात की थी, मैंने 1 घंटा 45 मिनट, वो वीडियो भी पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, जी तो भी मैंने सोच लिया था कि मैथिली शरण गुप्त जैसे लोगों से संपर्क रखना है और उनके साथ काम करना है। तो ये तो बात हो गई कि काम करना ना करने वाली बात तो यहाँ खत्म हो जाती है, हम मरते दम तक आप जैसे लोगों के साथ हैं, ये तो हो गया क्लियर डिक्लेरेशन, टेप कर लीजिए। जी मेरी एक चीज मशहूर है कि मैं कमिटमेंट जो करता हूँ बहुत सोच समझ के करता हूँ, जब कर लेता हूँ तो मरते दम तक निभाता हूँ। तो हम आपके साथ हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपसे एक जिम्मेदारी ले रहा हूँ मांग के। जी जो सजेशन हमने दिया अगर वो सूट करता है तो आप पूरे देश से लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, एक मिनट, मैं आपकी बात को जो है ना स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उसे थोड़ा सा विलंब से करूंगा। आप जब कीजिएगा, मैं तो आपको टेक्नोलॉजी मॉडल हमारा डेवलप हो जाए तो हम सत्ता को जो है ना नतमस्तक करने की स्थिति में होंगे। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जो शिकायतें आए, हाँ उसका शिकायत निवारण केंद्र जो बनाइए, हाँ अगर ठीक समझिए तो उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, सारे हेड ऑफिस दिल्ली में है, सारी समस्याओं से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जैसे मानव अधिकार आयोग यही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही है, राष्ट्रपति जी यही है, प्रधानमंत्री जी यही है, बड़े बड़े राज्यों के जो ऑफिसेज हैं वो यही हैं, ठीक। हर राज्य के मुख्यमंत्री का आवाज भी यही होता है, सबको जगह मिलती है। तो अगर इस तरह की जो समस्या आए आपके वेबसाइट पे, वो हमें आप दीजिए, मैं अपने न्यूज़पेपर में उनको पब्लिश भी करूंगा और उन समस्या के समाधान के लिए संबंधित मंत्रालय, अधिकारियों, न्यायालयों, पुलिस प्रशासन से प्रयास करके उनको हल करने की कोशिश भी करूंगा। मैं ये काम आपसे आगे बढ़कर ले रहा हूँ, अगर आप वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। हम पक्का जो है आपकी बात को स्वीकार भी करते हैं और आपको ये जिम्मेवारी सौंपते भी हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक है ना, ये निश्चित तौर पे हम आपको ये जिम्मेवारी सौंपते हैं, क्योंकि जो जिम्मेवारी आदमी मांग के लेता है उसे बड़ी निष्ठा से निभाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। सर मेरे पास न्यूज़पेपर है 3 एडिशन, लखनऊ, दिल्ली, रायपुर, डेली न्यूज़पेपर है। एक तो उसमें हम वो समस्याएं छापेंगे ताकि प्रशासन शासन जागरूक हो, और दूसरा जो है उनकी समस्या हल करने में प्रयास करूंगा, क्राइम फ्री भारत का। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आप एक मेरी बात भी मान लीजिए जी। आप जो है अभी तक आपने जो है ना उस लिंक के माध्यम से यदि क्राइम फ्री भारत ऐप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, राइट। और 9 दिन तक आपको 10-10 लोगों को जोड़ना है जो महा ऊर्जा केंद्र आपको लगते हैं, जिसमें देश के बदलाव की एनर्जी आपने महसूस की है, राइट। और यदि उसको बता भी दीजिए कि आपका जो है आकलन भी हो रहा है, तो जितने लोगों को आपको जितने प्रतिष्ठा पॉइंट आपको मिलेंगे उस हिसाब से आपको आपकी छवि बनेगी, राइट। तो वो लोग शुरू से ही सतर्क रहेंगे, निष्क्रिय नहीं होंगे, राइट जी। क्योंकि हमें लोगों की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे जो अभी 600 लोग जुड़े हुए हैं उनमें से अभी वो सिस्टम ये भी बताता है, हमें रोज सुबह बताता है कितने लोग एक्टिव हैं जी। मतलब 24 घंटे पहले तक किस लोगों का क्या परफॉर्मेंस रहा वो बना के निकाल के हमको देता है, सुबह याद दिलाता है। तो वो तो हम जो है फिर तत्काल वो भी डालते हैं कि भाई साहब ऐसा मत करिए। तो हम उनको उत्साहित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान कंस्ट्रेंट, वर्तमान लोग, वर्तमान सोच, इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। आप अपने जेब से, पॉकेट से कुछ निकाल के नहीं बना सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स आर गिवन, सोसाइटी इज गिवन, पीपुल आर गिवन,
वो जिस रूप में है उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा और बदलाव का रास्ता उन्हीं के बीच से निकालना होगा। यदि आप निकाल पाए तो आपकी सफलता है, यदि आप नहीं निकाल पाए तो आपका होना ना होना इस देश के लिए बेकार ही सही है कि नहीं? जी। तो इसी भावना के साथ जो है, यदि आप कहें तो इस वार्तालाप को अपन विराम देते हैं, बिल्कुल, है ना? धन्यवाद कल अपन फिर बात करेंगे जी, धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय हिंद, मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।